Sir, how big is this chapter? 3 classes maximum. Small chapter, very Oh. small chapter. So, So very clear definition लिखा हुआ है. D block elements are those elements in which last electrons enters the d orbitals. और d orbital तो फर्स्ट क्वांटम शेल और सेकंड क्वांटम शेल में नहीं होता है, थर्ड से ही होता है. तो फर्स्ट जो d सीरीज स्टार्ट होगा वो 3d से होगा, देन जब 4d होगा, 5d होगा एंड 6d होगा. सो देयर आर बेसिकली 4 सीरीज ऑफ d block elements. तो फर्स्ट जो सीरीज होता है, फर्स्ट सीरीज जो होता है, that starts when the 3d orbitals are filled up. So first d block series starts with atomic number 21 जो स्कैंडियम होता है, and ends at 30 जो जिंक होता है. मतलब basically to say from d1 configuration to d10. सेकेंड जो ट्रांजिशन सीरीज डी ब्लॉक सीरीज है, इट स्टार्ट विथ 39. इस कंपाउंड का नाम नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, इट्रियम. इट इज कॉल्ड इट्रियम एंड एंड्स एट कैडमियम. एंड एट कैडमियम, जिसके बारे में तुम लोग सॉल्ट एनालिसिस पे उसका नाम सुने थे, कैडमियम. थर्ड जो डी सीरीज होता है ये थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज इट स्टार्ट्स विथ 57, राइट, D1. उसके बाद फ्रॉम 58 to 71 इलेक्ट्रॉन्स एंटर द 4f ऑर्बिटल, जिसको लैंथेनाइट कहते हैं. सो द रेस्ट ऑफ द सीरीज कंटिन्यूज फ्रॉम 72 to 80. 70 to 80. 80 होता है मरकरी. और उसके बियॉन्ड जो 4d सीरीज है उसका भी फिलिंग अप सेम होता है. पहले 89, फिर 104 से 112. बट ये क्योंकि रेडियो एक्टिव सीरीज है, द एलिमेंट्स आर मोस्टली रेडियो एक्टिव, तो इसके बारे में वी डोंट डिस्कस मच अबाउट इट. बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट डी ब्लॉक सीरीज ही होता है, बिकॉज इस पे जो एलिमेंट्स है उस पे सम ऑफ द एलिमेंट्स आर देयर इन योर सॉल्ट एनालिसिस एंड सम आर देयर हियर. तो इसलिए फर्स्ट डी ब्लॉक का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है. और जो दो कंपाउंड तुम्हें पढ़ना है दोनों ही वहीं से आता है, मैंगनीज और क्रोमियम से. सर फर्स्ट स्लाइड ला सकते हैं एक बार? Now, whenever we read D block, there is another term which is quite synonymous with it, the transition elements. तो obviously question दिमाग में आता है, ये जो transition elements होता है और ये जो D block elements होता है, ये क्या different है? The answer is no to some extent and yes to some extent also. Because transition element में भी last electrons d orbitals पे ही जाता है. इसलिए जितना भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है ऑल कम्स अंडर डी ब्लॉक, ऑल कम्स अंडर डी ब्लॉक. बट अगर हम उसका डेफिनेशन को देखेंगे तो यू विल क्लियरली सी, जो हमारा ग्रुप 12 होता है पीरियोडिक टेबल का, जिसपे जिंक,
कैडमियम, मरकरी, जिसका D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है. सो ये लोग ऑफिशियली डी ब्लॉक तो होता है, बट दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो बेसिकली आंसर मैंने क्या दिया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होगा D1 से D9 इन द ग्राउंड स्टेट, यही होता है. और जो D10 होता है वो ऑफिशियली ट्रांजिशन नहीं है, डी ब्लॉक है. हाँ, लेकिन पढ़ने के समय एज दे आर वेरी क्लोजली लिंक्ड तो हम एक साथ पढ़ लेते हैं, बट ऑफिशियली दिस थ्री डू नॉट कम अंडर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. अब तुम कहोगे क्यों, इसका आंसर मैं ही तुमसे पूछूंगा, बिकॉज आई थिंक योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड अप. यस और नो? Yes, sir. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स? लिख लो. Transition elements are those elements which have partially filled d orbitals in the ground state or in their most stable excited state. तो जिसके पास ऐसा सिचुएशन होता है उसी को हम लोग ऑफिशियली ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ऑफिशियली. नाउ लेट्स सी एज पर द डेफिनेशन क्या हो रहा है. we'll take up three more elements for your discussion. Iron, copper. So all of them are D block because electrons D में जाता है. Now let's see as per the definition. What is iron in the ground state? S2 D6. So is it partially filled? Yes. So ये transition हो गया. But unfortunately, copper in the ground state is not partially filled; it's completely filled. So look at the second line. Either in the ground state or in their most stable excited state. तो कॉपर का सबसे स्टेबल एक्साइटेड स्टेट +2 ही होता है. तो अगर +2 में जाओगे तो देखोगे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाएगा, वन फ्रॉम S एंड द अदर वन इज फ्रॉम D. तो देखो D पार्शियली फिल्ड हो गया. तो कॉपर भी क्या होगा, राइट? बट लुक एट जिंक, वेरी अनफॉर्चुनेट. जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? S2 D10 इन द ग्राउंड स्टेट. बट जब तुम एक्साइट करोगे +2 स्टेट में, तब भी दोनों इलेक्ट्रॉन S से ही बाहर जाएगा, D से नहीं जाएगा. तो D अभी भी क्या होगा? कंप्लीटली फिल्ड. So as per the definition I have given you, copper and iron qualifies to be a transition element, but zinc does not. इसलिए ऑफिशियल ट्रांजिशन में ग्रुप 12 या जिंक कैडमियम मरकरी नहीं आता है. बाकी डिस्कशन के समय हम एक साथ कर लेते हैं, वो अलग इशू है, बट ऑफिशियली दे डू नॉट कम अंडर दैट कैटेगरी. सर आप आयन वाला फिर से समझा सकते हो? आयन में सुना कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में S1 D10. कौन सा? आयरन तो S2 D6 है. तो हमें डेफिनेशन क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज व्हिच आर पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल्स. मतलब D0 या D10 नहीं होना चाहिए. तो कॉपर तो पार्शियली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड कहाँ है? D10 फुल्ली फिल्ड होता है. तो आयरन तो पहले से ही ट्रांजिशन है ग्राउंड स्टेट में. Noted? Yes, sir.
नेक्स्ट, वी ऑल नो डी ब्लॉक जो एलिमेंट होता है, फर्स्ट और सेकेंड सीरीज जो होता है उस पे एफ ऑर्बिटल्स तो नहीं आता है, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसा करके लिखा जाता है बुक्स पे, NS1 और 2 N-1 D1 to 10, यही जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है। बट शायद तुम्हें मालूम है कुछ कुछ एलिमेंट्स पे ड्यू टू स्टेबिलिटी एंड ऑल दोस फैक्टर्स कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है। जैसे एक बहुत फेमस एग्जांपल है कॉपर। कॉपर का नॉर्मल वे से फिलअप करोगे तो ये ऑलरेडी आप स्टडी इन एटॉमिक स्ट्रक्चर 4s2 3d9 होता है, बट ड्यू टू द extra stability of fulfilled orbital, one electron jumps and becomes D10. तो ये फीचर खाली कॉपर में नहीं होता है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप एग्जिबिट द सेम फीचर। हाँ, फर्क इतना है, यहाँ पे 4s है, सिल्वर का केस में वो 5s हो जाएगा, बट ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप हैव कॉन्फ़िगरेशन S1 D10, सबका ही। इवन गोल्ड का भी ऐसा ही होता है। हाँ, लेकिन गोल्ड में क्योंकि गोल्ड का एटॉमिक नंबर काफी ज्यादा है, उस पे एफ ऑर्बिटल भी आ जाता है, उसको हम छोड़ देते हैं, हम आउटर मोस्ट शेल का बात कर रहे हैं, तो उसका भी क्या होता है, S1 D10 ही होता है। मतलब जो एक्सेप्शनल केस या आंसर तुमने कॉपर में दिए थे, बाकी दोनों मेंबर भी उसी को फॉलो करता है। ऐसा और एक एग्जांपल तुम लोग क्लास 11 में पढ़े थे, क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 24, क्या होना चाहिए, 4s2 3d10 3d4, but due to stability half 4s1 4s1 3d5 हो जाए 3d5 हाफ फील्ड वो होता है। एक्सचेंज हाँ, में राइट, रहता है। हाँ हाँ एग्जैक्टली। अब सिंपल बोला कि ड्यू टू स्टेबिलिटी फैक्टर या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सचेंज एनर्जी, घूम फिर के बाद वही आता है। तो क्रोमियम ग्रुप का जो बाकी दोनों मेंबर है, उस समय यू मे नॉट बी नोइंग इट, एट दैट टाइम यू मे नॉट बी नोइंग इट। दूसरा मेंबर होता है मॉलिब्डेनम, उसका भी आउटर मोस्ट शेल ऐसा ही होता है, उसका भी आउटर मोस्ट शेल ऐसा ही होता है, S1 D5, which is fairly justified, जो क्रोमियम में होता है वही हो रहा है। बट व्हेन यू मूव टू टंगस्टेन, इस पे एफ ऑर्बिटल आता है, वो तो अलग इशू है, बट अनफॉर्चुनेटली टंगस्टेन में जाके जो यहाँ पे S2 D4 से S1 D5 हुआ था, वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, इसलिए टंगस्टेन में यही रहेगा। ये सब का कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं होता, ऑल बिकॉज ऑफ एनर्जी। बट द पॉइंट इज दैट इन जेई एग्जाम they are going to ask you questions from those cases which are highlighted or important. अब मैं तुम्हें ये नहीं कर रहा हूं तो सब कॉन्फ़िगरेशन याद करो। Have I told you? No, ये तो तुम्हें पहले ही पता था, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड भी सेम फॉलो कर रहे हैं, क्रोमियम भी तुम्हें पहले पता था, मॉलिब्डेनम भी तुम्हें पता हो गया सेम है, लेकिन जो सेम नहीं है, क्वेश्चन तो वहीं से आएगा ना, क्वेश्चन तो वहीं से आएगा। गॉट इट? नोट करके रखो। सर रीजन क्या? Another unique case comes up in the group of nickel, palladium, platinum. They are very good adsorbers of hydrogen gas. इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी हाइड्रोजन का कैटलिस्ट होता है, इन तीनों में कोई एक होता है। तो निकेल ऑफिशियली होता है 4s2 3d8, जो होना चाहिए यही होता है। गुड। तो पैलाडियम क्योंकि सेम ग्रुप का मेंबर है, उसको भी ऐसा ही होना चाहिए, पर पैलाडियम वेरी यूनिक है। अब होने के बाद तो रीजन कुछ भी बता दो ना, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जंप करके वहां पे चला जाता है बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, तो ऊपर में क्यों नहीं जाता है? आंसर देना उतना इजी नहीं होता है। हाँ, फैक्ट को रिप्रेजेंट करना इजी होता है, हो गया। एंड लुक एट प्लेटिनम, इसका कोई जस्टिफिकेशन लॉजिकली तो हो नहीं सकता है। लुक एट प्लेटिनम, हाँ 4f14 है, ठीक है, वो अलग है, उसको मैं नहीं लिख रहा हूं। जब इस हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी प्रोवाइड कर पाए, दूसरा नहीं कर पा रहे, तो नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू रीजंस बिकॉज नाइदर इज रिटन इन अ बुक। assumption के ऊपर आंसर नहीं होता है, बट फॉर योर सेक these two configurations are very very important.
These two configurations are very, very important. ऐसा और एक दो एलिमेंट में होता है, बट क्वेश्चंस यहीं से आएगा. सर आपने ये रीजन का दिया था, ये लोग कैटलिस्ट क्यों होते मैंने हैं? बोला था निकेल, पैलाडियम, प्लैटिनम हाइड्रोजन गैस को सरफेस पे एडजॉर्ब करता है, एडजॉर्ब. इसलिए जितना भी तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हो हाइड्रोजन का रिएक्शन, उस पे कैटलिस्ट क्या होता है? रैनी निकेल, हाइड्रोजन पैलाडियम, हाइड्रोजन प्लैटिनम, ये सभी तो होता है. वो मैंने कहा था, यस यस बिकॉज एवरी गैस अलग अलग मेटल में एब्सॉर्ब होता है. हाइड्रोजन इन ग्रुप इन तीनों मेटल में बहुत हेवी इजीली एब्सॉर्ब हो जाता है. नेक्स्ट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ट्रांजिशन का भी सेम ही होता है, जिंक को छोड़ के बाकी तो सेम ही है ना, बाकी 9 एलिमेंट. ये जस्ट फीचर्स है और कुछ नहीं है.
नोटेड? Yes, sir. गुड। ये जनरल प्रॉपर्टीज है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ये तुम लोग और डिटेल्स पे ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ चुके हो, तो उस पे हम वो नहीं जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जहां से क्वेश्चन आता है, द कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी समझते हो, पी ब्लॉक में भी किए हो, पर उस पे क्या है, ग्रुप वाइज होता है। यहाँ पे तो डी ब्लॉक दोनों तरीके से होगा। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब जनरल जो कंपैरेटिव स्टडी होता है। ना कंपैरेटिव स्टडी दो वे से होता है, एक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अलोंग अ पीरियड और अक्रॉस अ पीरियड, और एक होता है ऊपर से नीचे, डाउन अ ग्रुप। तो हम दोनों का इन जनरल डिस्कशन करेंगे कैसे प्रॉपर्टी चेंज होता रहता है। द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट विल बी स्टार्टिंग विद नंबर 1 इज एटॉमिक रेडियाई।
Sir, and again decreases, na? It increases. सॉरी सर, डिक्रीजेस लिखा तो, हाँ डिक्रीजेस लिखा तो, देखो ना क्या लिखा। हाँ, sorry, sorry. तुम्हें वैल्यू याद नहीं रखना है, कंसेप्ट याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक द ग्रुप ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन, मतलब फर्स्ट 3D सीरीज जो होता है, 3D वाला सीरीज स्कैंडियम से लेके, तो एज पर द इंफॉर्मेशन स्कैंडियम, टाइटेनियम, जितना तुम लेफ्ट टू राइट जाते रहोगे टिल आयरन, there is a decrease, there is a clear decrease. मतलब if you start with D1 up to D6, आयरन D6 ही होता है, there is a decrease. उसके बाद नेक्स्ट जो 3 एलिमेंट्स होता है, जो भी है, कोबाल्ट, निकेल, ये तो नाम हमें याद है, मतलब D6 onwards up to D9 the radius remains nearly constant. मतलब जो भी आयरन का वैल्यू था, कॉपर का वैल्यू वही 19-20 होता है, बहुत ही माइनस चेंज होता है, नियरली कांस्टेंट रहता है। और फिर जिंक में जाके द वैल्यू बिकम्स स्लाइटली मोर देन कॉपर, सबसे ज्यादा नहीं होगा, स्लाइटली मोर देन कॉपर। ना पहले डिक्रीज क्यों होता है, ये तो तुम लोग क्लास 11 से पीरियड टेबल में पढ़ रहे हो। एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस and therefore the attractive force increases, so the radius decreases. तुम कहोगे सर डिक्रीज स्टॉप क्यों हो गया? अरे डिक्रीज स्टॉप इसलिए हो गया है बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अभी भी इंक्रीज कर रहा है, बट देयर मस्ट बी सम ऑपोजिंग फैक्टर जो काम कर रहा है, और वो ऑपोजिंग फैक्टर क्या है? शील्डिंग इफेक्ट तो हो रहा है, रिपल्शन अमंग द डी इलेक्ट्रॉन्स। डी इलेक्ट्रॉन जितना तुम ऑर्बिटल में भर रहे हो उसके बीच रिपल्शन होगा, और रिपल्शन से क्या होता है? साइज थोड़ा इंक्रीज की तरफ जाता है, रिवर्स इफेक्ट होता है, रिवर्स इफेक्ट। तो जब तुम इसको लेके काम कर रहे हो, D6 तक एट्रैक्टिव फोर्स फैक्टर इज डोमिनेट, D7 से D9 तक, एंड तक, D6 ऑनवर्ड्स, वहां पे ये जो फैक्टर इंक्रीज हो रहा है और जो रिपल्शन वाला फैक्टर हो रहा है, दोनों ही क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो एक दूसरे को नलीफाई कर देता है। और जब तुम D10 में पहुंचते हो, कंप्लीटली फील्ड है, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स वाला फैक्टर डोमिनेंट हो जाता है। तो तुमसे शायद कोई रीजन नहीं पूछेगा जेई में, बट हाँ ये पूछ सकता है कहां पे कांस्टेंट होता है, या सडनली पूछ लेगा जिंक का रेडियस कॉपर से ज्यादा होता है या कम होता है, तब तो हमें आंसर देना पड़ेगा। और ये मत समझना सैन ने खाली इसी पीरियड के लिए बोला है, नो, 4D में भी सेम होगा, हाँ एलिमेंट्स का नाम बदल जाएगा, बट 4D का भी जो ट्रेंड है वही है, D1 to D6 डिक्रीज, उसके बाद D6 से लेके D9 तक कांस्टेंट, और D10 में स्लाइटली इंक्रीज। ये मोस्टली हर इसमें ही होता है, थोड़ा बहुत 1, 2, 4 पिकोमीटर चेंज हो सकता है, बट बाय एंड लार्ज ये होता है ट्रेंड। You have to understand the trend because it is general study, comparative study. Now when you go down a group, कोई भी ग्रुप उठा लो, ऐसा नहीं कि मैं कोई पर्टिकुलर ग्रुप का नाम ले रहा हूं, जैसे क्रोमियम का ग्रुप है, हाइपोथेटिकल बता रहा हूं, कोई भी मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, कोई भी हम ग्रुप को उठा लेते हैं। नाउ रिमेंबर क्रोमियम जो 24 है उसका आउटर मोस्ट शेल 3D ऑर्बिटल होता है यहां तक, तो उसका रेडियस मान लो R1 है, गुड। जब तुम मॉलिब्डेनम में जाओगे, मॉलिब्डेनम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, so in order to accommodate more electrons, more orbitals are needed, तो ऑब्वियसली क्वांटम शेल्स ऐड होता है। तो अब मान लो इसका रेडियस R2 है, और फिगर से देख के ये क्वाइट क्लियर है, फिगर को अगर हम एग्जैक्टली ड्रॉ करें तो इट्स वेरी क्लियर कि R2 is more than R1, nothing great about it. As we descend down the group, the radius increases, right? Now when you go to tungsten,
एटॉमिक नंबर 74। इस पे ऑब्वियस है और ऑर्बिटल्स ऐड होगा बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर। तो इसका रेडियस अगर r3 है तो r3 शुड बी ग्रेटर देन r2 और r1, ऑब्वियस है। बट कैलकुलेट जब किया जाता है तब देखा जाता है R3 और R2 का वैल्यू नियरली इक्वल हो जाता है। Does that mean कि quantum shell has not been added? Yes, added. But due to some reason or the other, हो सकता है the outermost shell is contracted towards the innermost shell. तो तुम कहोगे सर इतना हेवी कंट्रैक्शन हो क्यों रहा है? शायद तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। F F block. block जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उस पे ज्यादातर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 72 से 80 होता है, which is just after the lanthanide series. तो इस F इलेक्ट्रॉन्स का जो पुअर shielding उसके लिए इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z स्टार बढ़ जाएगा और वो इतना बढ़ जाता है कि इट विथड्रॉज द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब एग्जैक्ट इक्वल होगा या थोड़ा बहुत ज्यादा होगा वो अलग बात है, बट नॉर्मली जो ट्रेंड होना चाहिए R3 शुड हैव बीन मच मच ग्रेटर देन R2, ऐसा नहीं हो रहा है। दे बिकम वेरी क्लोज। तो लिटरली वैल्यू डिक्रीज नहीं किया बट द आउटरमोस्ट शेल हैज बीन पुल्ड टुवर्ड्स द इनरमोस्ट शेल। इसलिए इस कंट्रैक्शन को इंग्लिश में कहा जाता है द लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। 4F के लिए होता है। तुम कहोगे सर और कोई F में होता है? हाँ, 5F में भी होता होगा, बट 5F का जो एलिमेंट्स है वो सब रेडियो एक्टिव है, उसको लेके इतना केमिस्ट्री डिस्कस नहीं होता है। बट 5F का जो कंट्रैक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन, एक्टिनॉइड, बिकॉज दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एक्टिनॉइड्स। कंट्रैक्शन ऑलवेज होगा। 4F ऑर्बिटल या 5F ऑर्बिटल के बिहाइंड अगर तुम रहोगे पीछे तो उसका जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट है उसके लिए तुम्हारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। अब बढ़ने से जो जो चीज होना चाहिए वही होगा। None, sir. सर 2 मिनट सिर्फ। सर हो गया। सर हो गया।
Done, sir. Second point, density. Density से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी we need to discuss, we'll discuss it. मैं कभी डी ब्लॉक की जगह ट्रांजिशन लिख दूंगा तो डोंट टेक इट इन अदर सेंस, वो सेमी सेल लिखना चाहते हैं, ये समझ लेना. सर along a period density increase होना चाहिए ना, because हाँ size सर, भी डिक्रीज नहीं, गलती हो गया, वो लिखने से इंक्रीज होगा डेफिनेटली, वो बाय मिस्टेक हो गया था. no problem sir. और ऑस्मियम और इरिडियम आर द टू मेटल्स जिसका डेंसिटी इज सपोज टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट अमंग द ट्रांजिशन मेटल्स. तो ऐसा क्वेश्चन आया है, 4 मेटल का नाम लिख दिया, उस पे ऑस्मियम और इरिडियम में कोई एक ही था और पूछा था इस पे कौन सा मेटल का डेंसिटी सबसे मैक्सिमम है, तो इन दोनों में कोई एक होगा. इन दोनों का वैल्यू भी एकदम क्लोज है. इरिडियम आई थिंक डेल्टा ज्यादा है देन ऑस्मियम, बट दे आर वेरी क्लोज. ये जो ऑस्मियम है, so the metallic bonding depends on the number of unpaired d electrons. जैसे यहाँ पे मैंने 2 d इलेक्ट्रॉन शो किया, तो अगर तुम्हारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, then the extent of metallic bonding should also be high, because I've clearly told you melting point depends on the extent of metallic bonding. तो इसलिए देखोगे D1 से लेके जब तक तुम D5 में पहुंचोगे, you will have the highest number of unpaired electrons. So melting point क्या होगा, इंक्रीज करेगा. तो D1 से लेके D1, D2, D3, D4, the melting point will keep on increasing. Very fair, the more the number of unpaired electrons. But suddenly मैंने बोला D5 में जाके there is a drastic fall. There is a drastic fall. क्यों होता है? तुम कहोगे सर D5 नहीं,
D5 में मैक्सिमम अनपेयर्ड है, but because of its stability, it is reluctant to participate in bond formation. तो D5 किसका होता है? फर्स्ट ट्रांजिशन में मैंगनीज का होता है ना, और एक होता है नेक्स्ट पीरियड में, इसका नाम तुम शायद मालूम नहीं होगा, टेक्नीशियम, TC होता है। बट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में मैंगनीज का मेल्टिंग पॉइंट सडनली फॉल हो जाता है। मैक्सिमम अनपेयर्ड है बट पार्टिसिपेट नहीं करेगा, फॉल हो गया। अब सोचो D6 से क्या होगा। D6 में क्या होगा देखो, मैंगनीज पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए पहले से मैंगनीज का ग्राफ काफी नीचे आ गया। बट मैंगनीज के बाद कौन है? आयरन है। आयरन का क्या होता है? D6, तो उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो तो पार्टिसिपेट करेगा, तो इसलिए उसका वैल्यू फिर थोड़ा ज्यादा होता है आयरन का। बट उसके बाद जितना तुम एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे, डोंट यू फील इलेक्ट्रॉन्स विल गेट मोर पेयर्ड अप? यस और नो? एंड एज इलेक्ट्रॉन्स गेट मोर पेयर्ड अप, सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा बोलो? डिक्रीज करेगा। इसलिए फिर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? धीरे धीरे डिक्रीज कर लेता है। एंड इनफैक्ट दैट इज द रीजन, इफ यू लुक एट जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिसपे D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, and if you look at the real life values of their melting points, they are quite low. In fact, we all know about mercury, कि mercury is a liquid at room temperature, मतलब it has a abnormally low melting point, because अगर कोई completely filled होगा D10, तो उसका मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने का कोई स्कोप रहेगा ही नहीं। But this point you should remember कि there is a abrupt fall in the melting point of manganese. ये एक बार पूछा था, क्रोमियम मैंगनीज आयरन, जेई का ही क्वेश्चन है, क्रोमियम मैंगनीज आयरन, ठीक है। तो क्रोमियम का ग्राउंड स्टेट पे ऑब्वियस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। सडनली देखो ना, ये है क्रोमियम, ये ब्लू पॉइंट, सडनली रेड कलर से मैंगनीज फॉल किया। अब इस फॉल के बाद आयरन के पास क्योंकि अनपेयर्ड है, थोड़ा सा राइज किया, पर क्रोमियम जैसे तो नहीं रहेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? क्रोमियम, आयरन, मैंगनीज। नेक्स्ट वाला जो पीरियड है, एक सेकेंड, नेक्स्ट वाला जो पीरियड है उस पर भी सेम ऑब्जर्वेशन होता है, बट शायद उस पर तुम्हारा एलिमेंट्स का नाम नोन नहीं है। सपोज द नेम ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉट नोन टू यू, इसलिए वो नाम मैं नहीं देना चाहता हूँ, 3D से ही मैंने बता दिया। तो फिर D6 का भी काफी हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, लाइक D4? नहीं, बट D5, बट normally whenever we move from left to right across a period, कोई भी पीरियड में effective nuclear charge definitely changes, rather it increases, so electrons are more tightly held, so ionization energies obviously increase होता रहता है। इसलिए D ब्लॉक, क्योंकि S ब्लॉक का राइट हैंड साइड में होता है, D ब्लॉक का आयनाइजेशन एनर्जी S ब्लॉक से थोड़ा ज्यादा होता है, और P ब्लॉक का और भी ज्यादा होता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, जब तुम आयनाइज करते हो, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रिमूव फ्रॉम D ऑर्बिटल्स फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम S ऑर्बिटल्स फर्स्ट। इसलिए अगर तुम लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस तुम नजर नहीं करोगे। इसलिए नॉर्मली लेफ्ट टू राइट ऑफिशियली स्टेटमेंट मैंने दे दिया, जो स्टेटमेंट दे दिया, दिस इज ऑफिशियल स्टेटमेंट। बट इफ यू लुक एट द क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, क्वेश्चन ये आता है, वेरी फेमस क्वेश्चन, डाउन अ ग्रुप,
arrange these three elements in decreasing order of their ionization energy? Very famous question. करो तो try. सर AU का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा ना? So copper, gold or silver, CuAuAg. हाँ सर. Hello. I don't think so is there. Oh, no, thanks. Anybody with the correct answer?
So copper, Cu greater than gold, silver. Au equal to Ag. इक्वल नहीं होता है कोई। Cu greater than Au greater than Ag. वेट जस्ट लेट मी राइट डाउन, आंसर अभी आ जाएगा। सिल्वर कॉपर, Copper, gold, silver. एक सेकंड रुको, वेट ना, व्हाई यू आर गेटिंग एक्साइटेड? मुझे लगा आप आंसर कंफर्म कर रहे थे। नहीं, आंसर -1 है, ओ, मार्क्स -1। देखो देखो आराम से, कॉपर और सिल्वर दोनों में डी ऑर्बिटल है, तो डी का जो शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है दोनों में ही है, तो उस फैक्टर को हम नहीं देखेंगे। नॉर्मल ट्रेंड क्या होता है, एज यू गो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड, सो आईपी डिक्रीजेस, तो कॉपर मोर देन सिल्वर। वेरी लॉजिकल आंसर, वेरी लॉजिकल आंसर। सर गोल्ड भी तो सेम है, नहीं रे सेम नहीं है, यही मैं तब से तुझे सिखाने का कोशिश कर रहा था। गोल्ड का बाहर वाला पार्ट देखने में सेम है, पर अंदर में क्या है, 4f ऑर्बिटल, 4f इलेक्ट्रॉन्स, जिसका शील्डिंग इफेक्ट काफी पुअर होता है। तो पुअर होने से क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलो इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज होने से आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, टाइटली हेल्ड होगा। सो यू नीड मच मच हायर एनर्जी टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। और इनफैक्ट शील्डिंग इफेक्ट इतना पुअर होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना बढ़ जाता है कि गोल्ड का आईपी नॉट ओनली सिल्वर बट कॉपर से भी ज्यादा हो जाता है। इसलिए आंसर होगा गोल्ड, कॉपर, सिल्वर। प्लीज रिमेंबर इट, जेई में आएगा। रीजन कोई नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आंसर पूछा जाएगा। सर तो ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन था, लाइक केमिस्ट्री तो ये थियोरेटिकली तो है, तो मतलब हम तो अभी लोग तक कैसे जो, गैस कर सकते थे, हमें तो कुछ नहीं। इसलिए टीचर चाहिए, टीचर बता देगा, वो एग्जाम में आएगा तो मार्क्स लेके आओगे। ओके सर। नहीं, मैं तुम्हें इंप्रेशन क्या देना चाहता हूँ, इट्स नॉट अबाउट द मार्क्स। इंप्रेशन है कि एफ ऑर्बिटल्स होने से शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। अब कितना पुअर होता है उसके एस्टिमेशन देखो, इतना पुअर होता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन्स पड़े होना, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये सब होता क्यों है, बिकॉज ऑफ द वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और वो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो लैंथनाइड, देखो न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करना डिफिकल्ट होता है, दे एग्जिबिट लोअर वैलेंसी, नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, लैंथनाइड कंट्रैक्शन। थर्ड पॉइंट क्या होता है, आईपी इंक्रीज हो जाता है। हाँ, ये तुम कहोगे सर हाउ डू आई नो कि गोल्ड कॉपर से भी ज्यादा हो जाएगा, वो तो मैंने बता दिया ना, अब तो कर पाओगे ना। बट ये बात तो है कि गोल्ड का मिनिमम तो होगा नहीं, इतना तो पता ही है। गॉट इट? हाँ सर। सर आपने लेफ्ट में क्या लिखा है, एयू के लेफ्ट में क्या लिखा है उधर? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, जेड स्टार। हाँ, ओके सर। सर एक्चुअली हम लोग ऐसे भी गैस कर सकते थे ना कि गोल्ड नोबल मेटल है तो सबसे पहले वो आएगा ही, तो उसके बाद कॉपर सिल्वर ये में कोई आएगा। नोबल मेटल मतलब रिएक्टिवनेस कम होता है, नोबल मेटल डज नॉट मीन के वो तो सिल्वर भी नोबल मेटल हाँ वो भी है, सॉरी सर। है। मतलब नोबल इसलिए हम कहते हैं ना, रिएक्टिविटी कम होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहता है, इसलिए तो रिएक्टिविटी कम होता है। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन है ये बहुत पुराना जेई का क्वेश्चन है, आजकल आता नहीं है, फिर भी आई विल जस्ट शेयर विद यू। ये एक बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। निकेल जो +2 होता है, निकेल +2, इनका जो कंपाउंड्स होता है, दे आर, ये बहुत पुराना क्वेश्चन आजकल आता नहीं है, थर्मोडायनेमिकली more stable than platinum +2, but platinum +4 compounds are thermodynamically more stable than nickel +4। ये क्वेश्चन तब आता था जब सब्जेक्टिव एग्जाम होता था। अब तुमसे रीजन नहीं पूछेगा, ये फैक्ट पूछेगा ट्रू और फॉल्स पे, तो प्लीज नोट डाउन दी फैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। अब ऐसा क्यों होता है उसका भी जवाब दे रहा हूं। निकेल का
जो आयनाइजेशन एनर्जी 1 और आयनाइजेशन एनर्जी 2 का समेशन होता है, एडिशन वैल्यू, ये वैल्यू जो होता है टोटल वैल्यू, ये प्लेटिनम का I1 प्लस I2 से लेस होता है. That means by providing less energy, you can form nickel plus 2. जल्दी बन जाएगा. जल्दी मतलब एनर्जेटिक, नॉट जल्दी, नॉट काइनेटिक्स, एनर्जेटिकली फेवरेबल है, कम एनर्जी डाल के बन गया. बट जब तुम +4 का बात देखोगे, +4, तो तब किस किस को देखना पड़ेगा? I1, बोलो, I2, I3 प्लस I4, एम आई राइट? 4 को देखना पड़ेगा. अब इस पे क्या होता है, ध्यान से सुनो. ये वैल्यू तो ऑलरेडी पता है, ये वैल्यू के बारे में हमें आइडिया है, छोटा है, मतलब लार्जर है. बट प्लेटिनम का जो I3 और I4 का समेशन होता है, प्लेटिनम का I3 और I4 का जो समेशन होता है, ये निकेल का I3 प्लस I4 से सब्सटेंशियली कम है. क्या है? सब्सटेंशियली कम है. सो दैट दिस वैल्यू इज लार्ज, बट दिस वैल्यू इज very low as compared to nickel, as compared to the nickel values. इसलिए जब तुम ऐड करते हो, ये रेड लाइन ऐड करते हो, प्लेटिनम का चारों आयनाइजेशन एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होता है, वो निकेल का आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से कम हो जाता है. तो अगर एग्जाम में तुमसे ये पूछा जाए, पूछ सकता है. अब आपने फैक्ट बता दिया, I1 प्लस I2 का मैग्नीट्यूड किसका कम होता है? निकेल का. निकल का. और I3 I4 प्लेटिनम का और कम होता है निकल से, क्योंकि ये ज्यादा कम है. मतलब ये वैल्यू जितना ज्यादा है, ये वैल्यू उतना ही कम है. सो दैट इफेक्टिव वैल्यू लेस हो जाता है. जस्ट नोट डाउन द इंफॉर्मेशन, बस खत्म. यू हैव टू जस्ट नोट डाउन द इंफो. सर Ni2+ का आगे क्या लिखा है, वो वर्ड क्या है? कंपाउंड्स. ओ, थैंक यू. अरे Na+2 कंपाउंड कैसे होगा? पता नहीं मुझे. मतलब उस आयन के कंपाउंड्स. मैंने पहले ही बोला था, डी ब्लॉक में फैक्ट्स के ऊपर ही क्वेश्चन आता है, because majority of D blocks are covered in transition metals, sorry, in coordination compounds. Next point.
सर ने MN एग्जिबिट्स के बाद क्या लिखा? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7. सो बेसिकली तुम्हारे पास मान लो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और D में सपोज करो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो 1 ही है ना. बट इफ यू प्रोवाइड सफिशिएंट एनर्जी, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर कैन जंप इनटू हियर, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? इंक्रीज होगा. और तुम्हारा फायदा क्या है? अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली यू कैन फॉर्म मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स. तो इसको जंपिंग कराने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है दैट इज इजीली कंपेंसेटेड बाय द मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स यू फॉर्म्ड. इसलिए क्योंकि ये ऑर्बिटल्स वैकेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बहुत इजीली होता है, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करता है. बट सवाल जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो मैंने आंसर दे दिया. थर्ड सीरीज में क्रोमियम और मैंगनीज का मैक्सिमम होता है क्रोमियम और मैंगनीज का मैक्सिमम होता है, और ओवरऑल देखा जाए तो ऑस्मियम और रूथेनियम का मैक्सिमम +8 होता है. नंबर 1. सेकेंड पॉइंट, द हायर ऑक्सीडेशन states only happens with fluoride and oxides. Only happens with fluorides and oxides. मतलब जितना भी हाई ऑक्सीजन स्टेट का होता है, जैसे मैंगनीज का +7 होता है, वो ऑलवेज देखोगे ऑक्सीजन के साथ या फ्लोराइड के साथ ही होता है, बाकी एलिमेंट्स के साथ या एनायंस के साथ नहीं होता है, बिकॉज दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. इवन डाइक्रोमेट का जो +6 स्टेट होता है वो ऑक्सीजन के साथ ही होता है ना, डाइक्रोमेट या क्रोमेट जो भी होता है. सो ये पॉइंट भी नोट कर लो. This point is given in NCERT, but IIT has not asked yet. I don't know why. Very important point. The stability of higher oxidation state, very important point. The stability of higher oxidation state increases down the group. Normally P block में क्या होता है? Lower oxygen state का stability increase होता है. याद है inert pair effect? But यहाँ पे just the opposite होता है. Important चीज क्यों होता है? Maybe there may be much factors. Look at the example. Look at it very carefully. I am taking 3 elements of the same group: chromium, molybdenum, and tungsten. And if you carefully watch, all of them are in +6 state. Chromate, molybdate, जो भी नाम होता है ये है. So according to my language, क्या लिखा? Increases. So W +6 is more stable than Cr +6. I think all of you agree. Yes or no? Yes, sir. So अगर W +6 ज्यादा स्टेबल है तो रिड्यूस होके W +3 में कन्वर्ट होना नहीं चाहेगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी स्टेबल. बट क्रोमियम का +6 क्योंकि स्टेबल उतना नहीं है, ये आसानी से +3 में रिड्यूस होता है. तो जो एलिमेंट इजीली रिड्यूस्ड होता है वो दूसरे को क्या करता है? Oxidize.
तो क्योंकि Cr+6 सबसे इजीली Cr+3 में जाएगा, that means chromate will be the strongest oxidizing agent followed by molybdate. और टंगस्टेन जाएगा या नहीं जाएगा वो डिस्कशन छोड़ दो, फॉरगेट अबाउट इट, बट ये प्रोसेस टंगस्टेन के लिए सबसे डिफिकल्ट होगा, सबसे डिफिकल्ट होगा। तो जो खुद रिड्यूस होना नहीं चाहेगा वो दूसरे को ऑक्सीडाइज भी नहीं कर पाएगा, इसलिए द ऑक्सीडाइजिंग पावर फॉलोज दिस ऑर्डर। मे बी द क्वेश्चन ऑफ 2022 JEE एडवांस। अब ये तुम कहोगे सर आपने एक ही पर्टिकुलर ग्रुप क्यों लिया, बिकॉज ये ग्रुप एनसीईआरटी में है, ये 3 नाम, तुम इसको छोड़ के बाकी 3 नाम ही ले लो। क्रोमियम की जगह डोंट टेक ग्रुप दिस ग्रुप इनटू कंसीडर, तुम नेक्स्ट वाला मैंगनीज वाला ग्रुप ले लो, आयरन वाला, सेम फीचर होता है। मतलब ये जो चीज है इसका अल्टीमेट एप्लीकेशन क्या हुआ, द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑर्डर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।